कहते हैं कि परछाई इंसान का साथ कभी नहीं छोड़ती, लेकिन क्या होगा अगर वही परछाई आपकी जान की दुश्मन बन जाए? ये कहानी है एक ऐसे अभिशप्त घर की, जहां सन्नाटा बोलता है और अंधेरा शिकार करता है। रात के 2 बज रहे थे। सन्नाटा इतना गहरा था कि घड़ी की टिक टिक भी किसी के चलने की आहट जैसी लग रही थी। आर्यन अपने पुराने पुश्तैनी घर में अकेला था। शहर के शोर शराबे से दूर पहाड़ों के बीच बना ये घर सालों से बंद पड़ा था। आर्यन ने सोचा था कि यहां उसे शांति मिलेगी, अपनी किताब लिखने के लिए एकांत मिलेगा। पर उसे क्या पता था कि यहां सन्नाटा बोलता है। थोड़ा ठहर कर डरावने लहजे में अचानक ऊपर वाली मंजिल से एक भारी आवाज आई। धप धप धप, जैसे कोई भारी कदमों से गलियारे में टहल रहा हो। आर्यन का पेन हाथ से छूट गया। उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। उसने खुद को समझाया, पुरानी लकड़ी है, चूहे होंगे या शायद हवा, लेकिन हवा के चलने से जंजीरों के खिसकने की आवाज नहीं आती। छन 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 छन। आर्यन ने हिम्मत जुटाई और टॉर्च लेकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ सीढ़ियां चरमरा रही थी। ऊपर पहुंचते ही उसने टॉर्च की रोशनी गलियारे में डाली। वहां कोई नहीं था। धूल भरी फर्श पर सिर्फ उसके अपने पैरों के निशान थे। तभी उसके कान के बिल्कुल पास एक ठंडी सांस महसूस हुई और एक फटी हुई पुरानी आवाज गूंजी। आ गए? आर्यन उछल पड़ा। उसने टॉर्च घुमाई, पर वहां सिर्फ दीवार थी। दीवार पर एक पुरानी तस्वीर टंगी थी, उसके परदादा की। तस्वीर में उनकी आंखें, ऐसा लग रहा था मानो आर्यन को ही देख रही हों। अचानक तस्वीर के पीछे से काला गाढ़ा खून रिसने लगा। वो घबराकर नीचे की तरफ भागा, लेकिन सीढ़ियां खत्म ही नहीं हो रही थी। वो भागता रहा, पर हर बार वो उसी ऊपर वाले गलियारे में पहुंच जाता। ये एक अंतहीन चक्र था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, धक 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 धक। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके पीछे कोई और भी भाग रहा है। उसने मुड़कर देखा और उसकी चीख गले में ही दब गई। वहां कोई भूत नहीं था, वहां वो खुद था। उसकी अपनी ही परछाई, जिसके चेहरे पर आंखें नहीं थी, सिर्फ 2 गहरे काले गड्ढे थे। वो परछाई उसकी तरफ बढ़ी और उसके गले को जकड़ लिया। कमरे की लाइट अपने आप जलने बुझने लगी। आर्यन का दम घुट रहा था। आखिरी चीज जो उसने सुनी वो थी वही पुरानी आवाज। इस घर में कोई अकेला नहीं आता, और जो आता है वो कभी वापस नहीं जाता। सुबह जब पुलिस वहां पहुंची तो घर का दरवाजा अंदर से बंद था। आर्यन कहीं नहीं मिला। बस मेज पर उसकी डायरी पड़ी थी, जिसके आखिरी पन्ने पर खून से लिखा था, अब मेरी बारी है। आर्यन के गायब होने के ठीक 1 हफ्ते बाद उसका छोटा भाई समीर उस घर के सामने खड़ा था। पुलिस को कुछ नहीं मिला था सिवाय उस एक खून से लिखे पन्ने के। समीर को भूतों पर यकीन नहीं था। उसे लगा कि आर्यन के साथ किसी ने साजिश की है। लेकिन जैसे ही उसने घर के भारी लकड़ी के दरवाजे को धक्का दिया, एक अजीब सी सड़ांध उसके नथुनों से टकराई, जैसे कोई चीज बरसों से वहां सड़ रही हो। धीमी और सस्पेंस वाली आवाज। शाम ढल चुकी थी। समीर ने घर की लाइटें जलाने की कोशिश की, पर बटन दबाते ही एक जोरदार धमाका हुआ और पूरा घर अंधेरे में डूब गया। समीर ने अपनी मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की। रोशनी के छोटे से घेरे में उसे कुछ दिखाई दिया। दीवार पर टंगी हुई उसके परदादा की वही पुरानी तस्वीर अब बदल चुकी थी। उस तस्वीर में अब परदादा अकेले नहीं थे। उनके पीछे अंधेरे में एक धुंधली आकृति खड़ी थी, जो बिल्कुल आर्यन जैसी दिख रही थी। समीर का गला सूख गया। आर्यन भाई, तुम हो क्या? फुसफुसाते हुए
जवाब में एक धीमी हंसी गूंजी। ही समीर, ऊपर आओ, खेल अभी खत्म नहीं हुआ। समीर का दिमाग कह रहा था भाग जाओ, पर उसके पैर उसे ऊपर की सीढ़ियों की तरफ ले जाने लगे, जैसे कोई उसे अदृश्य धागों से खींच रहा हो। जब वो उसी गलियारे में पहुंचा जहां आर्यन गायब हुआ था, तो उसने देखा कि वहां एक पुराना ग्रामोफोन रिकॉर्ड प्लेयर अपने आप घूम रहा था। उसमें से कोई गाना नहीं, बल्कि आर्यन की चीखें निकल रही थी। बचाओ, मुझे बाहर निकालो, ये मेरा चेहरा छीन रहा है, आवाज में डर और तेजी लाते हुए। अचानक समीर की फ्लैशलाइट की रोशनी एक बड़े आईने पर पड़ी। आईने में समीर अकेला नहीं था, उसके पीछे वही काली परछाई खड़ी थी, जिसके चेहरे पर आंखें नहीं थी। लेकिन इस बार वो परछाई धीरे धीरे समीर का रूप लेने लगी। उसकी त्वचा, उसके कपड़े, यहां तक कि उसकी घबराहट भी बिल्कुल समीर जैसी होने लगी। समीर चिल्लाया, तुम क्या हो? उस परछाई ने अपना मुंह खोला। उसका जबड़ा जरूरत से ज्यादा नीचे तक लटक गया और उसमें से आर्यन की आवाज निकली, मैं तुम हूं और तुम अब इतिहास हो। एकदम शांत और डरावने अंदाज में समीर ने भागने की कोशिश की, पर उसे लगा कि उसका शरीर पत्थर का होता जा रहा है। उसने आईने में देखा, उसका अपना अक्स, रिफ्लेक्शन आईने से बाहर निकल रहा था और समीर खुद आईने के अंदर खिंचता जा रहा था। उसने कांच पर अपने हाथ मारे, चीखा, चिल्लाया, पर बाहर खड़े नकली समीर ने ठंडी मुस्कान के साथ आईने पर एक काला कपड़ा डाल दिया। अब आईने के अंदर सिर्फ घुप अंधेरा था और समीर की आखिरी चीख उस बंद कमरे की दीवारों में दफन हो गई। अगली सुबह समीर घर से बाहर निकला। वो बिल्कुल ठीक लग रहा था। उसने पड़ोसियों को देखकर हाथ हिलाया और अपनी कार में बैठ गया, पर अगर कोई गौर से देखता तो उसकी आंखों की पुतलियां गायब थी। वहां सिर्फ 2 गहरे काले गड्ढे थे। घर का दरवाजा फिर से खुद ब खुद बंद हो गया। अब वहां एक नहीं, 2 परछाइयां अगले शिकार का इंतजार कर रही थी। समीर, या जो भी अब समीर के शरीर में था, वो शहर वापस नहीं गया। उसकी कार घर के बाहर ही खड़ी रही, धूल खाती हुई। गांव के लोग कहने लगे कि इस घर ने एक और बलि ले ली है। लेकिन इस बार एक बूढ़ा आदमी, जिसे गांव वाले बाबा कहते थे, उस दहलीज पर आ खड़ा हुआ। उसके हाथ में एक पुरानी लोहे की लालटेन थी और आंखों में सालों पुराना खौफ। हवा चलने की आवाज और धीमी फुसफुसाहट। बाबा ने दरवाजा ढकेला, खुल जा, अब बहुत हुआ। जैसे ही वो अंदर कदम रखा, सन्नाटा किसी जानवर की तरह गुर्राने लगा। दीवारों से किसी के खुरचने की आवाजें आने लगी। चरर चरर। बाबा ऊपर वाले उस गलियारे की ओर बढ़े जहां वो आईना रखा था। उन्होंने आईने पर पड़ा काला कपड़ा झटके से खींच लिया। आईने के अंदर से समीर और आर्यन के हाथ कांच पर टकरा रहे थे। उनकी बेजुबान चीखें कमरे में गूंजने लगी, तेज और डरावने अंदाज में। तभी कमरे के कोने से समीर बाहर निकला। उसके चेहरे की खाल ढीली पड़ रही थी, जैसे वो उसका अपना मांस न हो। उसने अपनी फटी हुई आवाज में कहा, तुम यहां क्यों आए हो बूढ़े? तुम जानते हो ये भूख कभी नहीं मिटती। बाबा ने लालटेन ऊपर की और चिल्लाकर बोले, ये भूख तुम्हारी नहीं है, ये उस साइक की है जिसे हमारे पूर्वजों ने इस आईने में कैद किया था, अपनी उम्र बढ़ाने के लिए। रहस्यमयी और पुरानी कहानी सुनाने के लहजे में राज खुल चुका था। आर्यन के परदादा ने मौत से बचने के लिए एक शैतानी सौदा किया था। उन्होंने अपनी परछाई को इस आईने को सौंप दिया था ताकि वे अमर रह सके। लेकिन वो परछाई एक पिशाच बन गई, जिसे हर पीढ़ी के खून की जरूरत थी।
ताकि वो बाहर की दुनिया में इंसानी रूप धारण कर सके। परछाई समीर के रूप में जोर से हंसी। उसकी हंसी किसी पत्थर के टूटने जैसी थी। अब देर हो चुकी है। मैंने समीर और आर्यन की रूहों को पी लिया है। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। एक्शन और तनावपूर्ण आवाज। बाबा ने अपनी झोली से एक पुरानी लोहे की कील निकाली जिस पर अजीब से निशान बने थे। वे आईने की तरफ लपके। परछाई ने उन पर हमला किया। उसके हाथ इंसानी नहीं बल्कि लंबे काले पंजों में बदल चुके थे। इसे तोड़ दो। आईने के अंदर से आर्यन की धुंधली आवाज आई। बाबा ने पूरी ताकत से वो कील आईने के बीचों बीच दे मारी। कड़ाक, कांच टूटने की जोरदार आवाज। पूरा घर थरथरा उठा। दीवारों से खून की जगह काली स्याही जैसा कुछ बहने लगा। आईने से हजारों चीखें एक साथ निकली। परछाई जो समीर बनी हुई थी वो धीरे धीरे धुएं में बदलने लगी। उसके चेहरे से मांस पिघलकर गिरने लगा। नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगा, वो चिल्लाया, लेकिन कांच के हर टुकड़े ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। अचानक सन्नाटा, फिर धीमी आवाज। धमाका शांत हुआ। बाबा जमीन पर गिरे पड़े थे। आईना चूर चूर हो चुका था। समीर और आर्यन कहीं नहीं थे। वे उस आईने के साथ ही राख हो चुके थे। बाबा ने कांपते हाथों से अपनी लालटेन उठाई और बाहर की ओर बढ़ने लगे। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन जैसे ही वे घर की दहलीज से बाहर निकले, चांदनी की रोशनी में उनकी परछाई जमीन पर नहीं दिखी। बाबा के चेहरे पर एक ठंडी, बेजान मुस्कान आई। उन्होंने अपनी गर्दन एक अजीब कोण, एंगल पर मोड़ी और अंधेरे जंगलों की तरफ चले गए। अंत में फुसफुसाते हुए, आईना टूट गया था, लेकिन वो साया अब आजाद था। और इस बार उसे किसी घर की जरूरत नहीं थी। बाबा के गायब होने के कई महीनों बाद वो पुराना घर खंडहर बन चुका था। गांव वालों ने उस रास्ते पर जाना छोड़ दिया था। पर शहर के एक आलीशान अपार्टमेंट में एक नई हलचल थी। रोहन, एक युवा आर्किटेक्ट, अपने नए घर में शिफ्ट हुआ था। उसने कबाड़ बाजार से एक बहुत ही खूबसूरत प्राचीन लकड़ी का फ्रेम खरीदा था। वो फ्रेम खाली था। उसमें कोई तस्वीर नहीं थी। सस्पेंस वाली आवाज। शानदार लग रहा है, रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा और उस फ्रेम को अपने बेडरूम की दीवार पर टांग दिया। उसने उसमें अपना और अपनी पत्नी का एक फोटो लगाने का सोचा था। रात के 3 बज रहे थे। रोहन गहरी नींद में था। अचानक बेडरूम का तापमान गिर गया। ठंड इतनी बढ़ गई कि रोहन की सांसें धुएं की तरह दिखने लगी। फुसफुसाहट और खुरचने की आवाज। दीवार पर टंगा वो खाली फ्रेम धीरे धीरे हिलने लगा। उसके अंदर से एक काला तरल, लिक्विड, रिसने लगा। वो तरल धीरे धीरे फर्श पर गिरा और एक आकृति बनाने लगा। रोहन की नींद खुली। उसने टेबल लैंप जलाने की कोशिश की, पर बल्ब फ्यूज हो गया। चटाक, उसने अपने फोन की लाइट जलाई। रोशनी जैसे ही दीवार पर पड़ी, उसका दिल बैठ गया। तेजी से और घबराहट में वो खाली फ्रेम अब खाली नहीं था। उसमें एक तस्वीर उभर आई थी। एक बूढ़ा आदमी, वही बाबा, उस तस्वीर के अंदर कैद था। बाबा की आंखें खौफ से फटी हुई थी और उनके हाथ कांच पर ऐसे चिपके थे जैसे वे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हों। तभी रोहन को अपने बिस्तर के नीचे से एक आवाज सुनाई दी। खिस खिस। उसने डरते हुए नीचे झांका। वहां कोई नहीं था, लेकिन जब उसने वापस ऊपर देखा तो आईने वाले उस फ्रेम में बाबा की जगह रोहन की अपनी तस्वीर थी। धीमी और ठंडी आवाज। रोहन ने अपने हाथ देखे। वे धीरे धीरे पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट हो रहे थे। उसने चिल्लाने की कोशिश की, पर उसकी आवाज गायब हो चुकी थी।
कमरे के कोने में खड़ा वो साया, जो अब बाबा का रूप ले चुका था, धीरे से अंधेरे से बाहर निकला। उसने रोहन के कान में फुसफुसाया, शुक्रिया रोहन, मुझे शहर लाने के लिए। यहां शिकार बहुत ज्यादा है। गूंजती हुई डरावनी हंसी। रोहन अब उस फ्रेम के अंदर बंद था। वो देख रहा था कि वो चीज उसका रूप लेकर उसकी पत्नी के पास जा रही थी, और वो कुछ नहीं कर सकता था। सन्नाटे की वो चीख अब पूरे शहर में फैलने वाली थी। अगली सुबह रोहन, यानी वो साया, ऑफिस के लिए तैयार होकर निकला। उसकी पत्नी स्नेहा उसे किचन से देख रही थी। उसे कुछ अजीब लग रहा था। रोहन ने अपनी कॉफी में चीनी नहीं डाली थी, और वो आईने की तरफ देख भी नहीं रहा था। जैसे ही रोहन घर से बाहर निकला, उसने लिफ्ट में अपने पड़ोसी से हाथ मिलाया। हाथ मिलाते ही पड़ोसी के शरीर में एक बिजली सी दौड़ी, और उसकी आंखों की चमक एक पल के लिए बुझ गई। धीमी और डरावनी आवाज में। दोपहर तक उस पूरे ऑफिस की हवा बदल चुकी थी। रोहन जिससे भी मिलता, वो इंसान बदल जाता। वे सब रोबोट की तरह काम कर रहे थे, बिना बोले, बिना पलक झपकाए। उनकी परछाइयां फर्श पर गायब हो चुकी थी। स्नेहा घर पर अकेली थी। उसे वो पुराना फ्रेम अजीब लग रहा था। उसने सोचा कि इसमें अपनी और रोहन की शादी की फोटो लगा दे। जैसे ही उसने फ्रेम को छुआ, उसे एक जोरदार झटका लगा। सांस फूलने और घबराहट की आवाज। फ्रेम के कांच के पीछे उसे कुछ हलचल दिखी। वहां रोहन का चेहरा था, जो बेतहाशा चीख रहा था, स्नेहा, भागो, ये मैं नहीं हूं। स्नेहा के हाथ कांपने लगे। उसने पीछे मुड़कर देखा। दरवाजे पर रोहन खड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसकी खाल उसके गालों से नीचे लटक रही थी, जैसे वो कोई ढीला मुखौटा हो। तुम कौन हो? स्नेहा की आवाज कांप गई। भारी और गूंजती हुई आवाज। नकली रोहन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी उंगलियां लंबी और नुकीली हो गई। वो जो सूरज की रोशनी से नफरत करते हैं। हम वो जिन्हें तुमने सालों तक पैरों तले कुचला है। हम तुम्हारी परछाइयां हैं, जो अब तुम्हारा शरीर चाहती है। स्नेहा पीछे हटी और उसका पैर एक पुराने पीतल के लोटे से टकराया। घर के मंदिर का दिया अभी भी जल रहा था। जैसे ही उस दिए की रोशनी रोहन साए पर पड़ी, वो दर्द से चिल्लाने लगा। उसकी खाल जलने लगी। चीखने और जलने की आवाज। रोशनी, इसे बुझाओ। वो साया दहाड़ा। स्नेहा को समझ आ गया, ये चीज अंधेरे की भूखी है। उसने फुर्ती से घर के सारे पर्दे खोल दिए और धूप को अंदर आने दिया। पूरा कमरा रोशनी से भर गया। वो साया फर्श पर तड़पने लगा। उसका शरीर धुएं की तरह उड़ने लगा। लेकिन तभी आसमान में काले बादल छा गए। दोपहर का सूरज छिप गया। अचानक पूरे शहर में सूर्य ग्रहण, सोलर एक्लिप्स शुरू हो गया। अंधेरा होने का गहरा संगीत। स्नेहा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। बाहर सड़कों पर लोग चिल्लाने लगे। हजारों परछाइयां अपने मालिकों के शरीरों से आजाद होकर उन पर हमला कर रही थी। पूरा शहर एक कत्लगाह बन चुका था। नकली रोहन फिर से खड़ा हुआ। उसकी आंखों के वे 2 काले गड्ढे अब लाल दहक रहे थे। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ब्रह्मांड भी हमारा साथ दे रहा है। स्नेहा, अब कोई रोशनी तुम्हें नहीं बचाएगी। अंत में एकदम शांत आवाज। शहर की सारी लाइटें एक साथ गुल हो गई। सन्नाटा इतना गहरा था कि मौत की आहट साफ सुनी जा सकती थी। पूरे शहर में सूर्य ग्रहण का काला साया फैला हुआ था। दोपहर के वक्त भी रात जैसा मंजर था। सड़कों पर सन्नाटा नहीं, बल्कि रूहों की चीखें दौड़ रही थी। स्नेहा अपने बेडरूम के कोने में दुबकी हुई थी।
और उसके सामने खड़ा था वो नकली रोहन। उसकी परछाई फर्श पर नहीं थी, बल्कि दीवार पर एक दैत्य की तरह नाच रही थी, फुसफुसाते हुए और सस्पेंस के साथ। तुम नहीं बचोगी स्नेहा। नकली रोहन के गले से एक साथ 1000 आवाजें निकली। ये अंधेरा अब कभी खत्म नहीं होगा। हम तुम्हारी दुनिया को परछाइयों का कब्रिस्तान बना देंगे। स्नेहा की नजर अचानक कमरे के उस पुराने फ्रेम पर पड़ी। कांच टूट चुका था, लेकिन उसका लकड़ी का ढांचा अभी भी वही था। उसे याद आया कि उस बूढ़े बाबा ने क्या कहा था। पूर्वजों ने इसे कैद किया था। उसने सोचा, अगर ये चीजें परछाइयां हैं, तो इनका वजूद सिर्फ रोशनी से है। बिना रोशनी के परछाई का कोई अस्तित्व नहीं होता। तेजी से और एक्शन वाले अंदाज में स्नेहा ने अपनी जान की परवाह किए बिना उस टूटे हुए फ्रेम को उठाया। उसने देखा कि फ्रेम के पीछे एक छोटा सा मंत्र खुदा हुआ था, जो शायद उन पूर्वजों ने सुरक्षा के लिए लिखा था। अंधेरा ही अंधेरे को काटेगा, स्नेहा चिल्लाई। उसने कमरे की बची कुची मोमबत्तियां बुझा दी। उसने अपने फोन की फ्लैशलाइट भी बंद कर दी। अब वहां रत्ती भर भी रोशनी नहीं थी। बिल्कुल शून्य, एब्सोल्यूट डार्कनेस। एकदम खामोश आवाज, फिर अचानक शोर। जैसे ही पूर्ण अंधकार हुआ, वो साया, नकली रोहन, दहाड़ने लगा। नहीं, ये तुम क्या कर रही हो? मुझे रोशनी चाहिए। मुझे तुम्हारी परछाई बनने के लिए रोशनी चाहिए। बिना रोशनी के वो साया अपना आकार खोने लगा। वो हवा में बिखरने लगा। स्नेहा ने अंधेरे में ही उस मंत्र को जोर जोर से पढ़ना शुरू किया। जो साया बनकर आया है, उसे शून्य में मिल जाना होगा। न प्रकाश होगा, न प्रतिबिंब। हवा के तेज झोंके और कांच टूटने की आवाजें। अचानक उस टूटे हुए फ्रेम से एक नीली ज्वाला, ब्लू फ्लेम, निकली। वो ज्वाला रोशनी नहीं थी, बल्कि ठंडी आग थी, जो परछाइयों को सोख रही थी। पूरे शहर से काली आकृतियां खिंच खिंच कर उस फ्रेम की तरफ आने लगी। समीर, आर्यन और रोहन की रूहें एक पल के लिए हवा में दिखाई दी, जैसे वे आजाद हो रही हों। गहरी और राहत भरी आवाज, शुक्रिया स्नेहा। रोहन की असली आवाज गूंजी और फिर सब कुछ शांत हो गया। ग्रहण खत्म हुआ। सूरज की असली रोशनी खिड़की से अंदर आई। फर्श पर वो पुराना फ्रेम अब राख बन चुका था। नकली रोहन गायब था। स्नेहा अकेली खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, धीमी और रहस्यमयी आवाज में। शहर धीरे धीरे सामान्य हो रहा था। लोग होश में आ रहे थे, लेकिन जब स्नेहा ने धूप में अपनी परछाई की ओर देखा, तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसकी परछाई फर्श पर हाथ हिला रही थी, जबकि स्नेहा बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। अंत में एक डरावनी फुसफुसाहट, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, हम तुम्हारे अंदर हैं। ग्रहण बीत चुका था। शहर फिर से रोशनी में नहाया हुआ था। लोग अपनी सामान्य जिंदगी में लौट आए थे, ये सोचकर कि जो कुछ भी हुआ वो शायद कोई सामूहिक मतिभ्रम, मास हेल्यूसिनेशन था। स्नेहा अब उस पुराने अपार्टमेंट में नहीं रहती थी। उसने शहर के दूसरे कोने में एक छोटा सा घर ले लिया था। पर एक चीज थी जो उसे सोने नहीं देती थी, धीमी और रहस्यमयी आवाज। उसने अपने नए घर के सारे आईने निकाल दिए थे। उसने खिड़कियों पर मोटे काले पर्दे डाल दिए थे। उसे डर था रोशनी से, क्योंकि रोशनी ही परछाई बनाती है। एक रात स्नेहा गहरी नींद में थी। अचानक बिजली चली गई। पूरा कमरा काले घने अंधेरे में डूब गया। कड़ाक, बाहर जोर से बिजली कड़की। एक पल के लिए पूरा कमरा सफेद रोशनी से भर गया। स्नेहा की आंखें खुली। घबराहट और सांस फूलने की आवाज। उसने सामने की दीवार पर देखा। बिजली की उस एक पल की रोशनी में
उसकी अपनी परछाई दीवार पर टंगी हुई थी, पर वो परछाई स्नेहा जैसी नहीं थी। उस परछाई के सिर पर 2 सींग जैसे निकले हुए थे और उसके हाथ फर्श तक लंबे थे। स्नेहा ने घबराकर टॉर्च जलाने की कोशिश की। नहीं, ये नहीं हो सकता, मैंने तो सब खत्म कर दिया था। भारी और रेंगती हुई आवाज। तभी अंधेरे कोने से एक आवाज आई। ये आवाज स्नेहा की अपनी ही थी, पर बहुत ही ठंडी और कर्कश। तुमने क्या खत्म किया स्नेहा? तुमने सिर्फ उस फ्रेम को तोड़ा था, पर तुमने हमें आजाद कर दिया। अब हमें किसी आईने की जरूरत नहीं, अब हम इंसानों के अंदर रहते हैं। स्नेहा ने अपना हाथ अपने चेहरे पर लगाया। उसे महसूस हुआ कि उसकी खाल पत्थर जैसी सख्त हो रही थी। उसने भागने की कोशिश की, पर उसके पैर जमीन से चिपक गए थे। तेजी से और भयानक अंदाज में उसकी अपनी परछाई दीवार से उतरकर उसकी तरफ बढ़ने लगी। वो परछाई स्नेहा के शरीर में समाने लगी। स्नेहा का दम घुटने लगा। उसने आखिरी बार अपनी आंखें बंद की और एक चीख मारी, पर उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। अगली सुबह स्नेहा तैयार होकर बाहर निकली। उसने धूप का चश्मा पहना हुआ था। वो पड़ोसियों से मिली, मुस्कुराई और सब्जी वाले से मोलभाव भी किया। धीमी और डरावनी फुसफुसाहट, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। पर जब वो धूप में चल रही थी तो जमीन पर उसकी कोई परछाई नहीं बन रही थी। वही साया अब स्नेहा बनकर घूम रहा था और शहर के हजारों लोग अब धीरे धीरे अपनी परछाइयां खो रहे थे। अंधेरा खत्म नहीं हुआ था, वो बस इंसान बन गया था। अंत में एक गहरी और गूंजती आवाज, अगला नंबर तुम्हारा है।